हेलो, स्वागत है आप सभी को आज के इस क्लास में। आज के इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे क्लास टेंथ की क्लास टेंथ की मैथ में हम लोग लेकर के आए हैं मॉडल सेट। क्या लेकर के आए हैं? मॉडल सेट लेकर के आए हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है। हेलो, आज के इस वीडियो में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ का हम यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं जो कि आपका साइंस से है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि ये जो विद्यार्थी 2026 में या 2027 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। उनके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो आइए यहां पे देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ हम लोग इसमें जानकारियां हासिल कर लेते हैं, जैसे कि इसका विषय कोड 112 होता है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या आपका 138 होगा। इसमें कुल नंबर ऑफ पेज जो है वो आपका कितना है? 30 पेज होगा। टोटल मार्क्स यहां से कितना कैरी करेगा? 80 अंक का यहां पे आपका नंबर यहां से कवर होगा। टोटल टाइम यहां पे दिया जाता है 2 घंटा, 2 घंटा 45 मिनट। ये रहा आपके सामने आज का पहला प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी आप आंसर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। लास्ट में आप लोग ये भी बताएंगे कि आपका टोटल 80 में कितने प्रश्न आपका सही हुआ है। इसमें टोटल आपका 80 प्रश्न होगा और सारे प्रश्न को हम लोग वन शॉट में ही देखने वाले हैं। तो चलिए एक बार पुनः आप लोग को हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना विलंब किए क्लास को शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। आज आपके सामने आप लोग देख पा रहे होंगे, समतल दर्पण से रिलेटेड है। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। तो आपको बताना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो आपका क्या होता है? वो आपका अनंत होता है। क्या होता है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होते हैं? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू। तो एक किस दर्पण में लागू होगा? तो ये आपका गोलीय दर्पण में लागू होता है। कौन दर्पण में? गोलीय दर्पण में। दोस्तों आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं समतल दर्पण, एक को कहते हैं गोलीय दर्पण। एक को कहते हैं समतल दर्पण और एक को कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को भी हम लोग आगे दो वर्गों में बांट चुके हैं। एक का नाम होता है अवतल दर्पण और एक का नाम होता है उत्तल दर्पण। आप लोग को क्वेश्चन के अलावा अलग से भी कुछ फैक्ट आपको मिलने वाला है। तो चैनल पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक का भी सेंस है, तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए फिलहाल अगले प्रश्न की ओर मूव कर रहे हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा। प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं? तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। सामने का मतलब आगे। वस्तु को हम लोग कहां पे रखते हैं? आप लोग इसको देख सकते हैं। ये आपका दर्पण है, तो दर्पण है तो वस्तु को हम लोग बाईं तरफ रखेंगे। कहां रखेंगे? बाईं तरफ में। इसका प्रतिबिंब करने बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब बनने के लिए दर्पण के पीछे भी बन सकता है और दर्पण के सामने भी बनेगा। सामने को ही क्या कहते हैं? सामने को ही आगे कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वस्तु को हम लोग यहां रखते हैं। मान लो यहां पे रख दिए हमने, यहां पे हमने किसी प्रतिबिंब बनाने के लिए बिंब को रखा है। तो बिंब की ऊंचाई है, यहां पे वस्तु को रख सकते हैं। आप वस्तु को यहां पे भी रख सकते हैं। वस्तु को ही बिंब कहते हैं। वस्तु को ही क्या कहते हैं? वस्तु को बिंब कहते हैं। आप वस्तु को यहां पे भी रख सकते हैं, ऊपर की ओर रखना है। वस्तु को आप इन सभी पोजीशन पे रख सकते हैं, वस्तु को आप यहां भी रख सकते हैं। इसका प्रतिबिंब करने बनेगा। तो प्रतिबिंब आपका इधर भी बन सकता है और प्रतिबिंब आपका नीचे की ओर भी बन सकता है। नीचे की ओर भी बन सकता है, यहां पे भी आपका प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, यहां पे भी इसका प्रतिबिंब बन सकता है। प्रतिबिंब यहां पे भी बन सकता है और प्रतिबिंब इसका अनंत पर भी बन सकता है। सपोज हमने यहां पे ले लिया है, यहां पे भी प्रतिबिंब बन सकता है।
लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे नहीं बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, दर्पण के आगे बनता है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेते जा रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव किए हैं। यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच के कोण के बारे में आपको बताना है कि इसका मान कितना डिग्री होगा। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक दर्पण बना देंगे। एक हम लोग क्या बना देंगे, दर्पण यहां पे बना लेते हैं। देख लीजिए हमने इस प्रकार से बनाया है, ये देखिए ये आपका दर्पण। यहां पे इसको इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है ना। यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये किरण का नाम है आपतित किरण और इसका नाम हो जाएगा परावर्तित किरण। तो यहां पे कह रहा है कि देखिए आपतन कोण 30 डिग्री है, ये वाला कोण आपका आपतन कोण है जो कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो ये भी कोण आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। हम लोग इसको जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण अगर कितना है, आपतन कोण अगर 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलिए आपतन कोण को आई कहते हैं, परावर्तन कोण को आर कहते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यहां पे आपको प्रश्न पूछा है कि परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण। ई आपका आपतित किरण है और यहां से आपका ई है से क्या है, ए है से आपका ई वाला किरण आपका आपतित किरण है, ये आपतित है। और ए आपका जो किरण है ये क्या है, ये परावर्तित किरण है। इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, तो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर कितना होगा, 60 डिग्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल कितना होगा। आपको कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई दीजिएगा। तो आपतित प्रकाश की चाल यहाँ पे सी है तो परावर्तित प्रकाश का चाल भी कितना होगा, परावर्तित प्रकाश का चाल भी सी होगा। जितना के स्पीड में आएगा उतना ही के स्पीड में रिटर्न भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। मूल बिंदु हम किसको कंसीडर करते हैं, तो यहां पे आप लोग एक बार समझ लीजिएगा, मूल बिंदु के रूप में किसको कंसीडर किया जाता है। यहां पे आप लोग देख लीजिएगा, ये आपका मूल बिंदु होता है जिसको यहाँ पे हम ओ, मूल बिंदु ओ होता है, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स में जब पढ़ते हैं तो इसका नाम पी हो जाता है। पी फोर यहाँ पे पोल हो जाएगा। यहीं से हम लोग क्या करते हैं, यहीं से हम लोग ऐसा दर्पण बना लेते हैं। ये दर्पण बन गया, अवतल दर्पण है नहीं, तो दर्पण में पी है से पोल हो जाता है, पी है से पोल है। पी यहाँ पे ध्रुव कहलाएगा, पी यहाँ पे क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। लेकिन यही आपका एक्स और वाई अक्ष में होता तो उस स्थिति में इसको हम ओ कहते हैं। और वहां पे ओ का नाम क्या था, ओ का नाम होता है मूल बिंदु, मूल बिंदु कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पी है तो पी को यहाँ पे क्या कहेंगे, पी को यहाँ पे ध्रुव कहा जाता है, इंग्लिश में पोल कहते हैं, इंग्लिश में पोल कहते हैं। और सारा दूरी हम कहां से मापते हैं, पी से मापते हैं, पी यानी कि ध्रुव से। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की ओर मूव किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जब प्रकाश कहां से जाएगा, सघन से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी गति क्या होगा। देखिए प्रकाश अगर सघन से कहां जाए, प्रकाश अगर सघन से विरल में जाती है, प्रकाश की किरणें अगर सघन से विरल में जाती है, या यहां पे कहें कि प्रकाश की किरणें अगर विरल से कहां जाती है, विरल से सघन में जाती है, तो इस दरमियान उसका जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ जो होगा वो बदल जाएगा। उसकी आवृत्ति जो है, उसकी आवृत्ति जो है नहीं बदलता है। यहां पे देख लीजिए कह रहा है ना कि प्रकाश के किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। उस स्थिति में प्रकाश की जो गति होगा वो प्रकाश की गति बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, प्रकाश की गति बढ़ जाएगा। और अगर यही प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जाती तो प्रकाश की गति आपका क्या हो जाता, कम हो जाता। ठीक है, इस घटना को यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश का
अपवर्तन कहते हैं। आगे मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? देखिए, अपवर्तन के कारण आपका कौन सा राशि बदलेगा? तरंग दैर्ध्य बदलेगा, आवृत्ति नहीं बदलता है। आगे मूव करेंगे। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी। देखिए, फोकस दूरी प्लस में है, एफ अगर प्लस में है, एफ अगर प्लस में है, एफ अगर किस में है, एफ अगर पॉजिटिव है, ये आपका उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस इसको बोलेंगे, उत्तल लेंस। इसी को हम बोल सकते हैं यहां पे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण लेंस में उत्तल लेंस और दर्पण में अवतल दर्पण। एफ अगर, एफ अगर माइनस में है तो माइनस में है तो अवतल लेंस, माइनस में है तो अवतल लेंस, नहीं तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो यहां पे देखिए लेंस की जो शक्ति निकालते हैं वो P होता है, तो P बराबर होता है 100/F, और यहां पे F किस में होना चाहिए? सेंटीमीटर में। तो यहां से लिखेंगे 100/50 सेंटीमीटर, और 100 में 50 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। और लेंस की शक्ति का जो मात्रक होता है उसको हम डायोप्टर कहते हैं, या इसी को हम लोग कहेंगे मीटर माइनस 1। क्या कहेंगे? मीटर माइनस 1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तैलीय कागज क्या होते हैं? तेल लगा हुआ कागज आपका पारदर्शक नहीं होता है, पारदर्शक नहीं होगा। अपारदर्शक नहीं होगा तो क्या होगा? पारभासी होता है। क्या होता है? पारभासी होता है। आगे बढ़ेंगे। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। प्रकाश की चाल न्यूनतम कहां होगा? निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें भी लगभग उतना ही मान लिया जाता है, हालांकि इसमें कम होता है निर्वात के तुलना में। उसके बाद जल में आपका 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच में आपका 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आप लोग यहां से हीरा में भी याद रख सकते हैं। हीरा में आपका होता है 1.23 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, और हीरा का क्रांति कोण 24 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 24 डिग्री, 24 पॉइंट समथिंग होता है, हमने 24 डिग्री बताया है। तो प्रकाश की चाल न्यूनतम कहां होगा? तो प्रकाश की चाल न्यूनतम आपका कांच में होता है। कहां होता है? कांच में। अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित में किस भाग पे मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? उसके लिए आपका यहाँ पे एक ऑप्शन है दृष्टिपटल, इसी का दूसरा नाम है रेटिना। क्या नाम है? रेटिना। रेटिना पे वस्तु का क्या बनता है? रेटिना पे वस्तु का इमेज बनता है। तो रेटिना पे जो वस्तु का जो इमेज बना है, प्रतिबिंब बना है, वो कैसा होगा? तो वास्तविक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, और साथ में वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, और उल्टा होगा तो यहाँ पे वस्तु का जो इमेज बनेगा वो छोटा बनेगा। रेटिना का ही दूसरा नाम क्या है? दृष्टिपटल होता है। रेटिने पे ही वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। लेकिन हमारी जो मस्तिष्क है, हमारी जो मस्तिष्क है, नहीं, हमारी जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क क्या करता है? मस्तिष्क उसको समझता है, और समझने के बाद वस्तु जिस रूप में होता है उसी रूप में हमें वो क्या करता है? देखने की यहाँ पे मतलब अनुभूति प्रदान करता है, और तब जाकर के हम उस वस्तु को मूल रूप में देख पाते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेत्र के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहते हैं? ये आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष उपचार किया जाता है? देखिए दोस्तों, दोष आपका निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला आपका निकट दृष्टि दोष, दूसरा आपका दूर दृष्टि दोष, तीसरा आपका जरा दूरदर्शिता होता है, और चौथा आपका अबिंदुकता होता है। क्या होता है? अबिंदुकता होता है। अबिंदुकता। निकट दृष्टि दोष का उपचार के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। जरा दूरदर्शिता के लिए हम लोग यूज करते हैं बाइफोकल लेंस। कौन सा? बाइफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे। बाइफोकल लेंस का ही दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम होता है बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस।
क्या होगा, बेलनाकार लेंस। और दूर दृष्टि के उपचार के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। यहां से उत्तल लेंस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उत्तल लेंस को एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस इसको कहेंगे। उसी प्रकार से अवतल लेंस का भी एक नाम है, आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में बताइएगा। उसका नाम हो जाता है अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। दूरबीन में क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो आपका सूक्ष्मदर्शी जो होता है, सूक्ष्मदर्शी जो होता है, उस सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। मानव नेत्र में भी, मानव नेत्र में भी कौन सा लेंस है, मानव नेत्र में भी उत्तल लेंस है। कैमरा में भी आपका कौन सा लेंस है, कैमरा में भी आपका उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। आप लोग से प्रश्न है, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है और किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। कौन सा दर्पण को, कौन सा दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहेंगे और कौन सी दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते हैं। और साथ में ये भी बताएंगे कि हजामत के रूप में, हजामत बनाने के लिए हजामती दर्पण में, हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। साथ में एक प्रश्न और बताइएगा, रोगियों के नाक, कान, गला इत्यादि के जांच में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें आप बता सकते हैं। ये रहा आपका एक्स्ट्रा फैक्ट। देखिए, प्रैक्टिस तो आपको सब कोई करवा देते हैं, नहीं फटाफट बोलते जाएंगे और आप इसको क्या करते जाओगे, देखते जाओगे। लेकिन ये आपका एक्स्ट्रा जो आपका फैक्ट मिलता है वो आपको हर जगह पे नहीं मिलेगा, क्वालिटी युक्त शिक्षक के पास ही आपको मिलेगा। आगे मूव करेंगे, मैं अपने आप को खुद को तारीफ नहीं कर रहा हूं। रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं, तो दोस्तों ये आपका धुंधली रोशनी के प्रति क्या होते हैं, धुंधली रोशनी के प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक है। आगे मूव करेंगे, इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा। ब्लाइंड स्पॉट, इसको कहते हैं अंध बिंदु। तो अंध बिंदु में क्या नहीं होता है, कॉर्निया नहीं होता है, पुतली नहीं होता है, रॉड्स और कोन्स नहीं होता है, कि लेंस नहीं होता है। चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे काम करता है, तो देखिए फ्यूज आपका विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। किस पे काम करेगा, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे काम करेगा। इसी प्रकार से आपको टोस्टर जो होता है, टोस्टर, इसी प्रकार से आपका आयरन जो है, आयरन जिसको इस्त्री कहते हैं, इस्त्री क्या कहते हैं दोस्तों, इस्त्री कहते हैं। उसी प्रकार से देखिएगा तो सोल्डिंग रॉड जो है, सोल्डिंग सोल्डिंग रॉड जो है, रॉड, ये भी आपका उसी पे काम करता है। हीटर भी किस पे काम करेगा, हीटर भी आपको उसी पर काम करता है। नहीं, ये सब बात आप लोग याद रख सकते हैं। आगे मूव करेंगे, टोटल 80 प्रश्न है दोस्तों, फटाफट चलेंगे हम लोग, आप भी हमें सपोर्ट करते चलिए। इनमें से किसका, किस उपकरण में धन और ऋण का प्रयोग नहीं होता है, तो एमीटर में आपका होगा, ए लिख करके प्लस में रहता है, ए लिख करके, ए लिख करके आपका प्लस माइनस में रहेगा। इस प्रकार से प्लस माइनस, वोल्ट मीटर में भी लिख करके प्लस माइनस में रहेगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। सेल में आपको इस प्रकार से रहेगा प्लस माइनस में, है ना, ये प्लस में तो माइनस में। कुंडली में आपका, कुंडली में आपका चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, कुंडली सिर्फ आप एक सुचालक तार होता है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, दोस्तों वाट होता है शक्ति के बराबर, शक्ति के मात्रक है। तो शक्ति यानी कि इसको पी कहेंगे, तो पी बराबर होता है डब्ल्यू बटा टी, और पी बराबर डब्ल्यू बटा टी, और इसका मात्रक है तो जूल प्रति सेकेंड है। क्या है, जूल प्रति सेकेंड होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे मूव करेंगे, आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे कार्य का मात्रक क्या होता है।
कार्य का मात्रक यहाँ पे देखिए जूल है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, और ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, कार्य और ऊर्जा का मात्रक दोनों एक ही होता है जो कि जूल होता है। सीजीएस में अर्घ होता है, सीजीएस में अर्घ होता है, आप लोग जानते होंगे 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। 1 न्यूटन भी होता है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ये सब आप लोग एक्स्ट्रा नॉलेज रख सकते हैं। विद्युत हीटर के तार की कुंडली किसका बना होता है, ये आपका तार की कुंडली आपका नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर नाइक्रोम जो है से एक मिश्र धातु है जिसमें किसका किसका मिश्रण होता है, ये मिश्र धातु है। इसके नाम से ही लॉजिक यहाँ पे पता चलता है। नाइक्रोम में यहाँ पे आपको निकेल का प्रयोग किया जाता है, निकेल का प्रयोग, आयरन का प्रयोग करते हैं, क्रोमियम का प्रयोग, क्रोमियम, और साथ में यहाँ पे मैग्नीशियम। ये चारों धातु आपस में मिल जाने से एक मिश्र धातु बनेगा, जिस मिश्र धातु का नाम क्या है, इसका नाम है नाइक्रोम। क्या नाम है, नाइक्रोम इसको बोलते हैं, याद रखेंगे। तांबा का यहाँ पे संकेत अगर देखेगा तो Cu होता है, जस्ता का Zn होता है, टंगस्टन का यहाँ पे W होता है, और नाइक्रोम आपका एक मिश्र धातु है जिसका कोई संकेत नहीं होता है। आगे मूव करेंगे। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को हम लोग शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक वाट होता है, यहाँ पे ऊर्जा नहीं होगा। आगे मूव कर रहे हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओस्टेड। क्या नाम था, ओस्टेड। 1820 या 21 ईस्वी के आसपास में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया, तो माइकल फैराडे ने, है ना, माइकल फैराडे ने। चुंबकीय बल रेखाएं की नेचर कैसा होता है, ये आपका काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप ले सकते हैं, ऐसा यहां से इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, इस प्रकार की होती है, ठीक है। आगे मूव करेंगे। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहेंगे, धारा उत्पन्न करने वाले को हम मोटर नहीं कहते हैं, मोटर नहीं कहेंगे, गैल्वेनोमीटर भी नहीं कहेंगे, एमीटर नहीं, तो क्या होगा, जनित्र होगा। इसी को जनरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरेटर। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को डायनेमो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम डायनेमो बोलते हैं। आगे मूव करेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, एक को एसी कहते हैं और एक को डीसी कहा जाता है। लघुपतन के समय परिपथ में क्या होगा, ठंडा और गर्म तार आपस में मिल जाता है। उस स्थिति में प्रतिरोध का मान क्या होगा, प्रतिरोध का मान नगण्य हो जाता है। पर ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि प्रतिरोध कम जाता है। प्रतिरोध क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत कम जाएगा नहीं, जिसके कारण उसमें संपूर्ण धारा पास होने लगता है। यानी कि धारा का मान क्या होता है, धारा का मान बढ़ जाएगा, धारा का मान बढ़ जाएगा। क्या होगा, धारा का मान बढ़ जाएगा। प्रतिरोध का मान कम जाएगा तो धारा का मान बढ़ जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें क्या आवश्यक है, तो उसके लिए हम लोग यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम का संकेत यू होता है, हीलियम का He होता है, एल्युमिनियम का Al होता है, और क्रोमियम का Cr होता है। यहाँ पे हीलियम के लिए 2 होगा परमाणु संख्या, यूरेनियम के लिए 92 होगा, एल्युमिनियम के लिए 13 होगा, और क्रोमियम के लिए आपका 24 होता है। आगे मूव करेंगे। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, तो इसमें आपका सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य में संलयन अभिक्रिया होता है, संलयन अभिक्रिया होता है, और संलयन अभिक्रिया के कारण ही ये हमें निरंतर ऊर्जा देते रहती है। आगे मूव करेंगे। हाइड्रोजन बम भी आपको इसी पे काम करता है। हाइड्रोजन बम जो होता है, हाइड्रोजन जो बम होता है वो भी आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे काम करता है। लेकिन एक होता है परमाणु बम, एक होता है परमाणु बम, एक होता है परमाणु बम। तो परमाणु बम आपको काम करेगा विखंडन अभिक्रिया पे। कौन सा, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे काम करता है। परमाणु और हाइड्रोजन बम में सबसे शक्तिशाली कौन होता है, तो सबसे शक्तिशाली आपका हाइड्रोजन बम होता है। कौन सा, हाइड्रोजन बम होता है। निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है, कहीं भी आपको हाइड्रो मिले तो हाइड्रो का मतलब जल होता है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, जल होता है। आगे मूव करेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा? इसमें आपको रिएक्टिविटी देखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे पोटेशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, यहाँ पे हो जाएगा आपका सोडियम, यहाँ पे कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम। उसके बाद आपका यहाँ पे जिंक होगा, जिंक के बाद लोहा होगा, लोहा के बाद आपका यहाँ पे और भी इसी प्रकार से होगा, जैसे कि यहाँ पे आप हाइड्रोजन एसएन ले सकते हैं, एसएन, यहाँ पे आपका एसएन हो जाएगा, एसएन के बाद आपका पीबी हो सकता है, उसके बाद एच लेंगे, एच के बाद सीयू होगा, उसके बाद एजी होगा, एजी के बाद एयू होगा, एयू के बाद आप पीटी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका इसका ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। यहाँ पे कह रहा है कि कौन एकल विस्थापन अभिक्रिया को दिखा रहा है? NaCl और कॉपर है, तो कॉपर सबसे नीचे होता है, देखिए कॉपर आपका यहाँ पे है, तो अभिक्रिया को संपादित नहीं करेगा। FeSO4 है और सिल्वर है, तो सिल्वर भी आपका नीचे है, तो भी नहीं होगा। MgCl2 है और कॉपर है, तो भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचता है, जो कि क्या होगा? AgNO3, AgNO3 और प्लस में यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा कॉपर। तो देख लीजिए कॉपर आपका ऊपर है और Ag आपका नीचे है, तो यहाँ से Ag को हटावेगा तो बनेगा CuNO3 का होल 2 बनेगा और प्लस में यहाँ से Ag बनेगा। ये अभिक्रिया आपका कैसा है? तो ये अभिक्रिया आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। अब इसको देख सकते हैं, आगे मूव करेंगे। साग सब्जियों के विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार के उदाहरण है? आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा, इसका क्या आंसर जाएगा। कुछ प्रश्न बीच में छोड़ते जाएंगे। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया है? ये भी आप लोग देख लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। हालांकि इसका आंसर अगर देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीकरण का मतलब जिसमें ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, तो दहन में करेंगे, भोजन का पचना में करेंगे, श्वसन में करेंगे, लेकिन इसमें नहीं किया जाएगा। आगे मूव करेंगे। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आप लोग को छोड़ दिया जा रहा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। कमेंट में आप हमें चीनी का सूत्र भी बता सकते हैं। चीनी का, चीनी, चीनी, चीनी यानी कि यहाँ पे शुगर, सुक्रोज इसको बोलते हैं। उसी प्रकार से आप यहाँ पे हमें बता सकते हैं मेथेन का सूत्र। क्या बता सकते हैं? मेथेन का सूत्र, मेथेन को ही क्या कहते हैं? मेथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है। क्या कहते हैं? मार्स गैस। देखिए आपका बेंजीन है दोस्तों, क्या है? ये आपका बेंजीन है ना? ये आपका एथेनॉल है, एथेनॉल या इसी को कहते हैं एथिल अल्कोहल। आप इन दोनों में इसको देख लीजिएगा, यही आपका क्या है? यही आपका ग्लूकोज है। इसी का नाम फ्रैक्टोज भी होगा। क्या नाम होगा? फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज भी यही है और साथ में ग्लूकोज भी यही है, ग्लूकोज भी आपका यही है। चलिए चीनी का सूत्र आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसमें से कौन संतुलित नहीं है? देखिए ये आपका संतुलित है, ये आपका संतुलित है, ये भी आपका संतुलित है, ये भी आपका संतुलित है, लेकिन ये आपका संतुलित नहीं, क्योंकि यहाँ पीबी एगो है, तो यहाँ भी पीबी एगो है। यहाँ पे नाइट्रोजन देख लीजिए 2 गो है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन एगो है। ऑक्सीजन यहाँ 6 गो है, तो यहाँ आपका 2 2 4 1 5 है, तो ये आपका संतुलित नहीं है। आगे मूव करेंगे। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसके लिए एक लॉजिक है जिसका नाम है अनिल। क्या नाम है? अनिल। आ से अम्ल, आ से अम्ल, आ से अम्ल, नी से नीला और ला से लाल। अम्ल है से नीले लिटमस को क्या कर देता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। यहां से तो लॉजिक समझिएगा आप लोग, लॉजिक है, निंजा टेक्निक है, निंजा, निंजा टेक्निक है। इस टेक्निक के थ्रू आप आसानी से प्रश्न को क्या कर सकते हैं? पकड़ सकते हैं। कोई अम्ल है, कोई अम्ल अगर है तो नीले लिटमस को किस में बदल देगा? लाल में। और कोई अगर क्षार है तो वो लाल लिटमस पत्र को किस में बदल देगा? नीला में बदल देता है, नीला में। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। आप इसको इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं, ABR, ABR, तो ABR पे भी याद रख सकते हैं। एसिड है तो ब्लू रेड, ABR का मतलब एसिड ब्लू रेड, ABR तो एसिड ब्लू रेड। और ARB नहीं, ARB पे यहाँ गलत हो जाएगा। ABR पे आप याद रखिएगा, ABR पे है ना, ABR पे आप याद रखेंगे कि एसिड है तो ब्लू को रेड में बदलता है, एसिड है तो ब्लू को रेड में बदलेगा। मतलब अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस में बदल देगा? लाल में। तो उस स्थिति में यहां से देखिए तो कहा रहा है कि इसका पीएच मान कितना होना चाहिए। तो अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल में बदल दिया। यहाँ पे कह रहा है कि लाल लिटमस को किस में बदल दिया? नीला में। लाल लिटमस को नीला में बदल दिया, इसका मतलब कोई अम्ल होगा।
और अम्ल का पीएच, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला में बदल दिया, नहीं तो ये आपका क्षार होगा, होगा ना। देखिए ना अनिल पे देखिए, आ नी लल, तो अनिल में आ है अम्ल, नीला और लाल। आम्ल जो है, आम्ल जो है वो नीले लिटमस को किस में बदल दिया, नीले लिटमस को लाल में बदल दिया। तो आप बताइए क्षार जो होगा, क्षार जो होगा, क्षार जो होगा वो लाल लिटमस को किस में बदल देगा, लाल लिटमस को नीले में बदल देगा। तो यहां पे देखिए लाल लिटमस को किस में बदल दिया है, नीले में, इसका मतलब क्षार होगा। और क्षार का पीएच मान 7 से बड़ा होता है। 7 से बड़ा, तो यहां पे 4 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, कौन होगा, ऑप्शन 11 होगा, मतलब ऑप्शन यहां पे बी चलेगा। एसएफ पुष्प किसको कहते हैं, तो एसएफ पुष्प हम लोग जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ये आपका जिंक सल्फाइड है, ये आपका जिंक सल्फेट है, और ये आपका जिंक क्लोराइड है। ये आपका जिंक ऑक्साइड होता है, जिसको एसएफ पुष्प भी कहते हैं। एसएफ पुष्प के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। कौन इसमें से गैस चूने की पानी को दूधिया कर देता है, चूने की पानी मतलब CaOH का होल 2, ठीक है। इसमें अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को डालते हैं तो इसको क्या करेगा, यहां से बनेगा CaCO3 बनाता है, CaCO3 बना देगा, साथ में यहां से पानी को बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गैस का नाम क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी का प्रयोग हम लोग करते हैं सफेदी करने में, मकान जो होता है ना, मकान, तो मकान पे जो हम लोग सफेदी करते हैं, मकान का जो सफेदी में प्रयोग में लाएंगे, मकान का सफेदी में इसी का प्रयोग किया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चुना, क्या कहते हैं, बुझा हुआ चुना। इसी को बोल सकते हैं चुना जल, क्या बोलेंगे, चुना जल बोलते हैं। और CaO को बोलते हैं कली चुना, क्या बोलते हैं, कली चुना बोलते हैं। ये सब आप एक्स्ट्रा नॉलेज लेते जाइए, आपको अलग से काम देगा। उसी प्रकार से MgOH को हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया कहते हैं। क्या नाम है इसका, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया एक क्षार होता है, भास्मिक नेचर का होता है। मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है, मां से मधुमक्खी, मां से मेथनोइक अम्ल। इसका सूत्र होगा HCOOH। इसी को एक नाम और है जिसको हम लोग फॉर्मिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड आपका किसमें, खट्टे फलों में पाया जाता है। एथेनोइक अम्ल सिरका में पाया जाता है, एथेनोइक अम्ल सिरका में। एथेनोइक का सूत्र होगा C2H, सॉरी यहां से हो जाएगा CH3COOH। इसी को कहते हैं एथेनोइक। इसी को कहते हैं एसिटिक एसिड। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं एसिटिक, इसी को एसिटिक एसिड कहा जाता है। ये आपका टमाटर में पाया जाएगा, टमाटर में। सेव में आपका मैलिक एसिड होता है, सेव में क्या होगा, सेव में मैलिक एसिड होगा। इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है, इमली में क्या होगा, इमली में टार्ट्रिक टार्ट्रिक अम्ल होता है। चाय में टैनिक अम्ल होता है, चाय में क्या होता है, चाय में टैनिक अम्ल होता है। नहीं, अमाशय में, अमाशय अमाशय रस में, अमाशय रस में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl। इतना आप लोग नॉलेज रख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होगा CaSO4 इंटू 1/2H2O। कैल्शियम हेमीहाइड्रेट इसको बोलते हैं। आगे मूव करेंगे। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनावेंगे, अम्ल मतलब OH देखना है, क्षार मतलब, क्षार मतलब, क्षार मतलब, यहां पे थोड़ा सा रुकिएगा, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जी। अम्ल में आपको H प्लस देखना है, H प्लस देखना है, और क्षार में आपको OH देखना है, OH माइनस, जैसे कि HCl, HBr, HF, HI, HClO3, HBrO3, HFO3। ये सारे आपका क्या कहलाता है, एसिड, जैसे कि H2SO4, HNO3, HNO3, H3PO4, H3PO4, H3BO3, DO3। उसी प्रकार से और भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे कि H2SO3 हो गया, CA, थोड़ा सा रुकिएगा, यहां पे होता है, देखिए इसका कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल यहां पे लिख रहा हूं, H2CO3, H2CO3, ये आपका कार्बोनिक एसिड होता है। उसी प्रकार से क्षार होता है, जैसे क्षार में आपका KOH, NaOH, MgOH का होल 2, MgOH का होल 2, AlOH का होल 3, CuOH का होल 2। इस प्रकार से आपका रहेगा ना, तो ये आपका क्षार कहलाएगा।
तो अम्ल और क्षार आपस में भी क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। लवण आपका 3 प्रकार के होते हैं। लवण कितने प्रकार के, साधारण लवण, साधारण लवण, साधारण लवण, साधारण लवण, फिर हो जाता है अम्लीय लवण, अम्लीय लवण, और एक होता है क्षारीय लवण। क्या होता है, क्षारीय लवण। साधारण लवण को ही हम कहते हैं उदासीन लवण। क्या कहेंगे, उदासीन लवण कहा जाता है। जैसे कि NaCl आपका क्या है, NaCl आपका एक प्रकार के साधारण लवण है जिसको हम नमक कहते हैं। क्या कहते हैं, नमक। सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इसी को हम टेबल साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेबल साल्ट कहेंगे इसको। इसी को बोलचाल की भाषा में रामरस कहते हैं, इसी को नीमक भी कहते हैं, इसी को नून भी कहते हैं, है ना। चलो आगे मूव करेंगे। इनमें से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि ये आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो ये आपका हो गया निकोजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है। इसका 7 होगा, तो 7 को तोड़िएगा तो 2 और 5 होगा। इसकी अंतिम कक्षा में 5 होगा। यहां से देखिए तो इसका अंतिम कक्षा में 3 होगा, इसका अंतिम कक्षा में 1 होगा, और इसका अंतिम कक्षा में 4 होगा। तो कह रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक, तो अभी किसको होगा, तो नाइट्रोजन का होगा। आगे मूव करेंगे। क्यूपराइट किसका अयस्क है, तो नाम से क्लियर है, कॉपर का है, कॉपर का। जैसे एल्युमिनियम का आपका होता है बॉक्साइट, कुरंडम, क्रायोलाइट। जिंक का होता है जिंकुलेट, जिंकाइट और कैलेमाइन। उसी प्रकार से इसका होता है सिनेबार, HgS, HgS को कहते हैं सिनेबार। इसका भी होता है Cu2s, Cu2s, CuFeS2 भी होता है, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। ये सब आपका कार्बन कॉपर का क्या है, कॉपर का अयस्क होता है। कॉपर आपका धातु है, इससे हम क्या करेंगे, कॉपर को प्राप्त करेंगे। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होता है। ऑक्सीजन ओल्ड स्टाइल से टिपो, ओल्ड स्टाइल से टिपो, ओल्ड स्टाइल से टिपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो इन सब की वैलेंसी आपका कितना होगा, इन सब की वैलेंसी 2 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इसका मतलब सारे आपका अधातु के कैटेगरी में आ सकता है। हालांकि यहाँ पे भी मेन हम लोग बात कर रहे हैं किसको पे, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन आपका क्या है, यहाँ पे देखिएगा तो ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब आपका क्या है, अधातु है। सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। पोलोनियम यहाँ पे देखिएगा, पोलोनियम और टेलुरियम, तो ये आपका क्या है, ये आपका उपधातु के कैटेगरी में आ सकता है। गंधक यानी कि सल्फर, सल्फर यानी कि एस, एस मतलब यहाँ पे 16 होगा, तो 16 हो जाएगा इसका। इसी को हम गंधक कहते हैं। ये आपका अधातु है। अधातु में आपका